वैसे चैट जीपीटी के बारे में तो हमने सबने सुन रखा हो। चैट जीपीटी पे हम कुछ भी प्रॉम्प्ट देते हैं और अपनी क्वेरी डालते हैं तो वो हमको रिस्पॉन्स देता है, राइट? बट क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी कुछ वैसा नहीं बता पाता है कि जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो। लेट्स से कि हमारी एक कंपनी है, राइट? उस कंपनी की कुछ प्राइवेसी पॉलिसी हैं, कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस के बेस पे हम चाहते हैं कि हमारे डेटा के बेस पे चैट जीपीटी रिस्पॉन्स दे, तो वो नहीं दे पाता है, राइट? उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे जेन एआई के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था जिसका नाम था रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, राइट? तो आज के इस लेक्चर पे हम देखेंगे कि रैग क्या होता है, रैग किस तरीके से काम करता है। हम ब्रेक डाउन करेंगे रैग के कंपोनेंट, हम ब्रेक डाउन करेंगे रैग के पाइपलाइन के बारे में, बात करेंगे रैग के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में कि हम रैग को फिर से खुद से कैसे बना सकते हैं। बट इतना आसान नहीं है खुद से बनाना, इसके लिए हमारा एक प्रॉपलाइन स्ट्रक्चर पूरा है। तो वन बाय वन करके हम रैग के बारे में पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने इस डेवलपमेंट के फेज पे। पहला क्वेश्चन है कि वाई रैग, रैग ऐसा क्या करता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल या जो हमारा चैट जीपीटी या जितने भी हमारे अदर एआई हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से सुनना इस कहानी को तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी कि इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली। सी क्या होता है कि सिंपल टर्म्स में आपकी यहाँ पे क्वेरी होती है, राइट? और ये क्वेरी किसके पास जाती है? लेट्स से हम यहाँ पे पूरे उसमें ना चैट जीपीटी का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि आप सारे लोग चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो, राइट? तो जहाँ जहाँ पे हम कुछ जनरेट करने की बात आएगी ना तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी बोलेंगे। तो आप चैट जीपीटी को अपनी क्या देते हो? चैट जीपीटी, इसको अपनी आप क्वेरी देते हो और चैट जीपीटी क्या करता है, इसको समझता है, समझने के बाद हमको देता है रिस्पॉन्स, राइट? अब सिंपल सी बात है कि हम चैट जीपीटी को कुछ देंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही होगी, उसके बेस पे हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। अगर चैट जीपीटी को हम बोलेंगे तुमको प्रोफेशनल वे में एक हमारा लिंक्डइन पोस्ट लिख के दो तो वो प्रोफेशनल वे में हमको लिंक्डइन पोस्ट लिख के देगा, राइट? अगर आप चाहती है कि वो हमको जो आंसर दे रहा है वो हमारे फनी वे में दे तो हमको वो फनी वे में आंसर देगा, राइट? तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी के अंदर कुछ ऐसा होगा जो ब्रेन होगा जो काम कर रहा होगा। अब देखो चैट जीपीटी इज नथिंग बट इट इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है? एक वेब ऐप है, नथिंग बट इट्स अ वेब ऐप। और वो किसने बनाया? तो ओपन एआई का प्रोडक्ट है ये, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा। थोड़ी देर मेरी कहानी सुन लो तो आपको एक पिक्चर समझ में आएगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, राइट? इस चैट जीपीटी के अंदर ना हमारा एआई रन कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगर हम एआई की बात करेंगे ना तो एआई के टर्म्स में जो सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं मॉडल्स, राइट? जितने भी हम एआई के बारे में बोलते हैं, जितने भी एआई के सॉफ्टवेयर बनते हैं ना उन सॉफ्टवेयर को हम मॉडल्स बोलते हैं। चाहे तो हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल होंगे, चाहे तो हमारे डीप लर्निंग के मॉडल होंगे, चाहे तो हमारे जेन एआई के मॉडल्स होंगे। तो अब इस पिक्चर में हम सॉफ्टवेयर वर्ड ना यूज करके हम मॉडल वर्ड यूज करेंगे, राइट? कि हमारे मॉडल्स हैं एआई के अंदर। चलो भाई, तो चैट जीपीटी के बिहाइंड द सीन कुछ मॉडल्स होंगे जो ये जनरेशन का टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट? अब चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी का नाम बेसिकली रखा गया है इसलिए क्योंकि वो चैट चैट कर पा रहा है, और जीपीटी इसलिए क्योंकि ये एक आर्किटेक्चर के बेस पे है। अब उस आर्किटेक्चर का नाम इन्होंने रखा है जीपीटी। जीपीटी मीन्स जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? इसका फुल नेम होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम कर रहा होता है। अब ऐसा पहला आर्किटेक्चर नहीं है जो हमारे इन सारे काम को कर पा रहा है। इसके पहले हमारे कई सारे आर्किटेक्चर बने जैसे कि हमारा एएनएन बना, हमारा सीएनएन बना फॉर द इमेज प्रोसेसिंग, हमारा आरएनएन बना। ओवर द टाइम हमारे पास एक नया आया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो क्या करता था कि हमारे दिए गए टेक्स्ट को देखकर समझकर पैरेलल प्रोसेसिंग करते हुए हमारे पास एक रिस्पॉन्स जनरेट करता था, जो कि रिस्पॉन्स जनरेटिव रिस्पॉन्स होता था, ठीक है? तो उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके इन्होंने जीपीटी वाला अपना मॉडल तैयार किया। ओके, सो हमने यहाँ पे क्वेरी करी और यहाँ पे जीपीटी मॉडल तैयार हो गया। अब जीपीटी मॉडल ऐसा है ना कि जीपीटी को ऐसे समझ लो कि जीपीटी मॉडल जो बना था ना अपने ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर पे, जिसको बनाया गया था डेटा दे देकर। अब ये सारे मॉडल ट्रेंड हुए थे डेटा के बेस पे, राइट? इसको लेट्स से थोड़ा डेटा दिया गया होगा, इतना डेटा पे बना होगा। ये ट्रेंड हुआ होगा तो इतने डेटा पे ट्रेंड हुआ होगा। बस मैं लेमन टर्म्स में आपको समझाना चाह रहा हूँ तो वो समझना, ऐसा कुछ नहीं कि इतने डेटा में है, इतने डेटा में है। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर था उसके बेस पे जो हमारा प्रोडक्ट बनाया था ओपन एआई ने, चैट जीपीटी के नाम चैट जीपीटी, उसके अंदर जो मॉडल यूज हो रहा था जीपीटी मॉडल, राइट? जीपीटी मॉडल, उस जीपीटी मॉडल को क्या करा था इन लोगों ने, ट्रेनिंग के टाइम पे इसको पूरे इंटरनेट के डेटा को देखकर तब इसको ट्रेंड किया था। पूरे इंटरनेट के डेटा को देखकर, हाँ, ये थोड़ा आपको सुनने में अजीब लग सकता है।
बट इन्होंने इसको पूरे इंटरनेट के डेटा को दिया था और उसको उसको ट्रेनिंग पे डाला था कि ट्रेन करेंगे फिर हमको उससे रिस्पॉन्स मिलेंगे। अब लेट्स से कि चैट जीपीटी हमारा करीब-करीब 22 के आसपास आया था, राइट? उस टाइम ये ट्रेंड हुआ होगा, तो 22 तक जितना डेटा रहा होगा, उतने डेटा तक ट्रेंड हुआ होगा, ठीक है? दोबारा मॉडल ट्रेंड हुआ होगा। अब देखो ये मॉडल पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेंड हो रहे हैं ना, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इन पे टाइम लगता है ट्रेनिंग पे, ठीक है? लेट्स से किसी में 6 मंथ लग जा रहा है, किसी में 1 ईयर लग जा रहा है इनको ट्रेनिंग पे, तो टाइम लगता है बहुत ट्रेनिंग करने में। तो ये ट्रेनिंग ना सिर्फ डेली बेसिस पे नहीं होती है, मंथली, 6 मंथ, क्वार्टरली, ईयरली ऐसे करी जाती है, गॉट इट? तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगला मॉडल लेट्स से 2023 पे आया होगा, तो इन इसके पास क्या डेटा होगा, 23 तक का डेटा होगा, राइट? अगला मॉडल 2026 में आया होगा तो इसके पास 2026 तक का डेटा होगा। अब अगर हम इस मॉडल को यूज़ करके और हम आज कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि लेट्स से कि आज ना प्राइम मिनिस्टर कौन है, या आज कुछ ऐसा कुछ आज की कोई लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में हम पूछेंगे, तो ये मॉडल उस चीज़ को नहीं बता पाएगा क्योंकि इसके पास 2026 का कोई डेटा नहीं है। राइट? क्योंकि 2026 का इसमें तो कुछ पता ही नहीं क्या था 26 में क्या नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए हमने निकाला था एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम था रैग। वो रैग क्या करता था, आपका जो रियल टाइम का डेटा था ना, उसको देखता था। उस डेटा को देखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, उसका रिस्पॉन्स ले पाते थे। अब इसमें बेनिफिट क्या था? ठीक है, इसका बेनिफिट क्या था? इसका बेनिफिट सिंपल सा ये था कि जो हमारा रैग वाला मॉडल था ना, वो 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करता था। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। एक तो हमारा जो ये मॉडल था, इसके अगर हम कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे ना, तो यहाँ पे पर्सनल क्वेश्चन के रिस्पॉन्स नहीं दे पाता था। अगर पूछते थे तो कुछ रिस्पॉन्स देता था, बट फिर भी कभी-कभी ना बहक जाता था। दैट इज़ नोन एज़ अ हैलुसिनेशन करना। जब ये कोई क्वेश्चन सही से नहीं बना बता पाता है ना, हैलुसिनेट करता है। स्पेलिंग गलत होगी बट यू गॉट द पॉइंट कि हैलुसिनेशन, मैं सही लिख देता हूँ इसको। हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन मतलब कि जो पूछते हैं ना उस टाइप का आंसर ना देके कॉन्फिडेंशियल दूसरा कुछ गलत आंसर देने लगता है, राइट? तो ये हमारे पर्सनल डेटा पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, ये हमारे हैलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर रहा है। थर्ड नंबर पे अगर हम मान लेते हैं कि हम 2026 में चाहते हैं कि 26 वाला हमको डेटा दे, तो इस पूरे मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट? ट्रेन तो बार-बार कर नहीं सकते हैं। तो इसमें कुछ एक टॉपिक आता है, उसका नाम है फाइन ट्यूनिंग करना, कि इसमें लेट्स से जो ट्रेंड हुआ है, इसमें मेडिकल का डेटा भी है, इसमें एजुकेशनल डेटा भी है, इसमें फाइनेंशियल डेटा भी है। तो हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट्स से मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो उसको हम मेडिकल के रिलेटेड डेटा पर फाइन ट्यून करते थे। अब ये फाइन ट्यूनिंग का जो काम होता है ना, काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी टाइम टेकन होता है, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ें ना हो उसके लिए हमने एक नई टेक्निक निकाली थी, दैट इज़ नोन एज़ अ रैग। अब रैग क्या करेगा? रैग हमारे पर्सनल क्वेश्चन पे रिस्पॉन्स देगा। लेट्स से वो आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपके किसी कंपनी की पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उसके एफएक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी किसी एक डोमेन स्पेसिफिक बना सकते हैं, कि वो हमारा मेडिकल से रिलेटेड होगा, कि वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होगा, कि वो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। गॉट इट? तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी क्या करता है, रैग वाला आर्किटेक्चर सॉल्व करता है। ओके, इतना हम समझ गए। अब हमारा रैग काम कैसे करता है? ठीक, हाउ रैग वर्क। हाँ, ये थोड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि हमारा रैग सीख तो लिया, बट हमारा रैग काम कैसे करता है? इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा रैग काम कैसे करता है, ठीक है? यहाँ पे मान लो कि ट्रेडिशनल वे हमारा क्या है कि हमने क्वेरी पूछी, हमारी क्वेरी किसके पास जाती है? हमारे मॉडल के पास, ठीक है? अब जो हमारा चैट जीपीटी वाला मॉडल है ना, उस मॉडल का नाम रखा गया था एलएलएम, ठीक है? तो हम बार-बार मॉडल वर्ड या ना लिख के अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी का मॉडल यूज़ हो रहा है ना, उस टाइप के मॉडल को हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो जनरेटिव क्या एआई के अंदर जितने भी मॉडल यूज़ होते हैं, उनका नाम रखा गया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बिकॉज़ ये लार्ज वाले डेटा पे ट्रेंड हो रखे हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल वे था कि हमारा जब चैट जीपीटी काम करता है ना, हम ऐसे डेटा देके रिस्पॉन्स ले लेते हैं। बट हमारा क्या होगा कि अगर हम रैग वाले बेस पे जाते हैं, तो हमारा रैग पे क्या काम होता है, राइट? सिंपल टर्म्स में समझना। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट्स के बारे में इन डिटेल बताऊँगा क्या कैसे होता है। तो रैग पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैग पे हमारा खुद का पर्सनल डेटा होता है, राइट? पर्सनल डेटा। इस पर्सनल डेटा को यहाँ पे हम पीडी लिख देते हैं शॉर्ट में। इसको हम शॉर्ट में पीडी ना लिख के इसको हम नॉलेज बेस बोलते हैं, ठीक है? हमारा बहुत सारा नॉलेज बेस हो गया। गॉट इट? इस पूरे के पूरे नॉलेज बेस को हम क्या करते हैं, बहुत सारा बड़ा नॉलेज बेस होता है ना,
तो इसको हम छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक? ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टुकड़े इसके बना लेते हैं। इस स्टेप को हम बोलते हैं चंकिंग करना इसकी, चंकिंग करना, ठीक? फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब ये हमारा डेटा लेथ से होगा टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है? तो हम अगर उसके टुकड़े-टुकड़े करेंगे, तो ये टुकड़े भी छोटे-छोटे टेक्स्ट के फॉर्म में होंगे। एक टेक्स्ट ये बन गया, ये टेक्स्ट बन गया, ये टेक्स्ट ये बन गया ना? तो ये हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में हमारे छोटे-छोटे टुकड़े इसके बन गए ऐसे पैक करके। अब चूँकि देखो एलएलएम के अंदर एक दिक्कत होती है और इसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, तो कुछ बुराइयाँ भी तो होंगी ना। तो इसके अंदर बुराई क्या होती है कि ये ना इस टेक्स्ट को डायरेक्ट नहीं समझ पाता है। गॉट इट? तो इस टेक्स्ट को डायरेक्ट समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ना हम दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। उस कन्वर्जन को हम बोलते हैं, इसको वेक्टर में बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं। तो इस वेक्टर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को जो हमको आउटपुट मिलता है ना, उसको हम एम्बेडिंग बोलते हैं। गॉट इट? अब हमारा सारा डेटा एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन एम्बेडिंग को ना एक जगह हम स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक? यहाँ पे हम इसको स्टोर कर देंगे। ये स्टोर को हम बोलते हैं वेक्टर डेटाबेस, ठीक है? इस टाइप के स्टोर को। ये हमारा स्टेप फर्स्ट होता है अपने रैग के पाइपलाइन पे, स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा। यहाँ पे अगर हम स्टेप 2 की बात करेंगे ना, तो स्टेप 2 पे क्या होता है? स्टेप 2 पे यहाँ पे करेगा यूज़र अब क्वेरी हमारा, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा यूज़र आएगा अपनी क्वेरी करेगा, गॉट इट? और हमारी ये क्वेरी क्या होगी? ये क्वेरी देखो यहाँ पे एट द एंड स्टोर तो एम्बेडिंग्स ही हैं, राइट? तो हमारी क्वेरी को भी हम क्या करेंगे? एम्बेडिंग में पहले ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हम इससे कम्युनिकेट कर पाएँ, राइट? तो यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे? एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। फिर इस एम्बेडिंग को हम क्या करेंगे? इसके पास भेजेंगे, ठीक? अब हमारी एम्बेडिंग एम्बेडिंग मतलब कि हमारी क्वेरी इन द फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग किसके पास की है? वेक्टर स्टोर के पास। वेक्टर इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ना कुछ टेक्निक लगा के, एल्गोरिदम्स लगा के इस क्वेरी के बीच में और इस वेक्टर स्टोर के अंदर जो डेटा स्टोर है, दोनों में ना सिमिलैरिटी की सर्चिंग करता है, दोनों में सिमिलैरिटी ढूँढता है कि तुमने जो क्वेश्चन पूछा है उसके सिमिलर यहाँ पे कितना आंसर मिल रहा है, ठीक है? और वहाँ पे कुछ चंक्स को वो इंडेक्स कर लेता है ऐसे करके। वो हम बताएँगे आपको इन डिटेल के आगे कितने चंक्स क्या करता है। बट यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कुछ चंक्स को ना ऐसे पिक कर लेता है यहाँ पे, ठीक है? कि 4 उसको इंडेक्स मिल पाए हैं, मोस्ट सिमिलर 4 इंडेक्स मिल पाए हैं, ठीक है? तो अब क्या करेगा इन चारों को उठाएगा यहाँ पे ये, ठीक है? यहाँ से उसने पिक करा और इस पिक करने के बाद उसने इसको वापस से किसके पास भेजा? एक यहाँ पे लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट लेयर। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट लेयर। अब ये हमारे प्रॉम्प्ट लेयर और ये हमारा जो डेटा निकल के आया इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट निकल के आया है। तो प्रॉम्प्ट प्लस कॉन्टेक्स्ट दोनों मिलके हमारे पास किसके पास जाते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है? सिंपल सा काम था, ये क्या हमारा टेक्स्ट को आउटपुट को जनरेट करता है। तो यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है। तो ये हमारी रैग की पाइपलाइन इन द शॉर्ट रैग किस तरीके से काम करती है। गॉट इट? अब हम वन बाय वन करके सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन से स्टेप्स पे क्या हो रहा है। तो ये रहा हमारे रैग की पाइपलाइन का कोर स्ट्रक्चर, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि पहले हमारा यूज़र क्वेश्चन पूछेगा, वो हमारे एम्बेड होगा विद द हेल्प ऑफ एम्बेडिंग मॉडल। हाँ, एम्बेडिंग के मॉडल होते हैं। फिर हमारा जाएगा वेक्टर स्टोर के पास और वेक्टर स्टोर से जो चंक्स निकल के आते हैं ना, उन चंक्स को हम रिट्रीवल बोलते हैं, ठीक है? उस प्रोसेस को रिट्रीवल बोलते हैं। तो रिट्रीवल प्रोसेस के बाद वो चंक्स बाहर निकल के आएँगे और उन चंक्स की क्या होगी? जितने रिलेवेंट चंक होंगे, उन चंक्स को हम क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट के साथ में हम कहाँ पे भेज देते हैं? अपने एलएलएम के पास। और एलएलएम उन आंसर को जनरेट करके हमको दे पाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया हुआ है सारा कुछ। गॉट इट? तो हमारा आर्किटेक्चर कुछ ऐसे काम करता है। हम आगे देखते हैं कि इन इन सारे के सारे जो लेयर्स बनी हुई है ना, इन लेयर्स पे होता क्या-क्या है, ठीक है? इन सारी की सारी लेयर को हम लोग बोलते हैं रैग पाइपलाइन। गॉट इट? यू कैन नोट ऑल दीज़ स्टेप्स, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन आगे चल के पाइपलाइन में क्या-क्या होता है। तो ये सारे वो स्टेप्स रहे जो हमारी पाइपलाइन पे बनते हैं, रैग की पाइपलाइन पे। पहला है हमारा डेटा इंजेक्शन। डेटा इंजेक्शन पे क्या होता है कि हम ना डेटा का कलेक्शन बनाते हैं, ठीक है? अब वो डेटा हमारा हो सकता है पीडीएफ के फॉर्म पे, वो हमारा डेटा हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ सीएसवी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल हो सकता है, ठीक? ये हमारा डेटा किसी डेटाबेस में स्टोर भी हो सकता है,
वहाँ से भी डेटा हम पिक करके लाएँगे, राइट? ये डेटा किसी सर्वर के अंदर हो सकता है, वहाँ से हम डेटा स्टोर करेंगे। ये डेटा किसी वेबसाइट के अंदर हो सकता है, वहाँ से वेब स्क्रैपिंग करके इस डेटा को हम निकाल के बाहर लाएँगे। तो इस वाले स्टेप पे क्या करते हैं, पहले हम नंबर 1 पे डेटा का कलेक्शन करते हैं। सेकंड नंबर पे बेसिक डेटा क्लीनिंग करते हैं, ठीक? और डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक? अगर हम चैटबॉट बना रहे हैं तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे कि ठीक है, जो हमारा डेटा होगा प्रॉपर तरीके से अच्छे से दिखाई पड़े इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, इन द फॉर्म ऑफ यू नो एक्सप्लेनेशन के बेस पे जैसे भी आप करना चाहो उसको एक स्टैंडर्ड वे पे हम करेंगे सारा का सारा। बुलेट पॉइंट्स में कर सकते हो और कोई स्टोरी फॉर्म है तो स्टोरी फॉर्म पे कर सकते हो, राइट? तो उस डेटा को हम इस तरीके से करेंगे, डेटा का पूरा कलेक्शन बनाएँगे, उस डेटा के अंदर हम क्लीनिंग करेंगे, जैसे कि डेट वगैरह हैं उनको रिमूव करना, अननेसेसरी डेटा डाला है उसको हटाना, इमेजेस वगैरह हटानी है अगर काम की नहीं है तो, राइट? ताकि हमारी फाइल हेवी ना हो। तो इस वाले स्टेप में हम ये सारे के सारे काम करते हैं। अब इन सारे के सारे काम को करने के लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरी हैं, जैसे कि यहाँ पे हम पांडास का यूज़ कर सकते हैं अपने सीएसवी या एक्सेल टाइप की फाइलों को फिक्स करने के लिए। गॉट इट? तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अगला स्टेप जो कि है डॉक्यूमेंट चंकिंग। तो चलते हैं हम आगे अपने चंकिंग वाले पे कि हमारे चंकिंग पे क्या होता है। अगर हम चंकिंग की बात करेंगे तो क्या होता है, लेट्स से मान के चलते हैं ना कि हमारे पास यहाँ पे एक छोटा-सा डेटा रखा है, ठीक है? मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरा इतना-सा डेटा रखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा डेटा है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल सिंगल फाइल हो, राइट? ये हमने मान ली कि हमारी एक पूरी बुक है, ठीक है? ये हमारी पाइथन की बुक है। इस पाइथन की बुक के अंदर 200 प्लस पेजेस हैं, ठीक है? इसके अंदर और इसके अंदर जो भी डेटा है ना इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ है ऐसे करके, ये एक पैरा हो गया, यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ हमारा रखा हुआ है। गॉट इट? अब हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स की चंकिंग करनी है। अब देखो हमारा जो एलएलएम होता है ना, उसको हम एक साथ पूरा डेटा दे देंगे ना, तो वो डेटा को ड्रॉप कर देता है, पूरे डेटा को समझ नहीं पाता क्योंकि जितने भी एलएलएम है ना, उनकी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो को हम आगे समझेंगे क्या होता है, बट अभी के लिए समझ लो कि एलएलएम को हम एक साथ पूरा डेटा नहीं देते, नहीं तो वो कुछ डेटा छोड़ देता है, भूल जाता है, इग्नोर मार देता है ऐसे समझ लो। तो हम क्या करेंगे, इसकी चंकिंग करेंगे। अब चंकिंग करने के लिए क्या होता है भाई, चंकिंग करने की हमारी कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है? उन टेक्निक्स के अंदर हम इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को टुकड़ों में बाँटते हैं। जैसे कि यहाँ पे 200 है ना, तो हम पूरा का पूरा डेटा 200 एक बार में ना उसको दे के अपने एलएलएम को या अपने आगे वाले प्रोसेस को, एम्बेडिंग प्रोसेस को, हम यहाँ पे इसकी छोटी-छोटी ऐसे फाइल बनाते हैं, ठीक है? ये हमारे एक एक पेज हो गया, ये हमारा सेकंड वाला पेज हो गया, ये हमारा थर्ड वाला पेज हो गया, ये हमारा फोर्थ वाला पेज हो गया। ऐसे करके इसको हम वन बाय वन करके सारे पेजेस देते हैं एक करके। पहले ये हो गया, फिर पेज नंबर 2 गया, फिर पेज 3, फिर पेज 4। तो वन बाय वन करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ये प्रोसेस करता है, ठीक है? अब जभी भी हम इस किसी चीज़ की चंकिंग करते हैं ना डॉक्यूमेंट्स की, तो वहाँ पे हमको 2 चीज़ ध्यान रखनी होती है। वहाँ पे चंकिंग के टाइम पे ना हमको एक साइज़ देना होता है, चंक साइज़ बोलते हैं। एक पैरामीटर होता है वहाँ पे, ठीक है? आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, बट अभी के लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे 2 चीज़ें देते हैं चंकिंग के साइज़ में। चंकिंग का साइज़ देते हैं एक और चंकिंग का ओवरलैप देते हैं। ओवरलैप कितना होता है, ठीक है? ओवरलैप का सिंपल सा क्या मतलब होता है, ऐसे समझ लो कि हम ना इस पूरे के पूरे डेटा को दे रहे हैं, ठीक है? मान के चलो कि जो ये वाला हमारा है ना फ़ाइल, लेट्स से मान के चलते हैं कि जो हमारी ये वाली फ़ाइल है, राइट? इस वाली फ़ाइल के लास्ट में जो डेटा होगा, है ना? लास्ट में जो यहाँ पे पैराग्राफ होगा, यहाँ पे पैराग्राफ, वो यहाँ तक होगा, ठीक है? और ये पैराग्राफ आधा यहाँ पे खत्म होगा और आधा यहाँ पे खत्म होगा। ऐसे मान के चलो, ऐसे होता है, ठीक है? अब अगर ऐसा सीन कभी आएगा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, अगर हम अलग-अलग ले जाएँगे तो इतना डेटा नीला वाला ये खराब हो जाएगा, ये वाला खराब हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ओवरले का साइज़ का मतलब ये होता है कि हम 2 डॉक्यूमेंट्स को ओवरलैप करते हैं ऐसे करके, गॉट इट? ऐसे, इसका मैं ऐसे कलर कर देता हूँ। ऐसे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा पहले वाला डॉक्यूमेंट्स और लास्ट वाला डॉक्यूमेंट्स, इस वाले स्टेप पे ना, इस वाले पॉइंट पे थोड़ा-सा एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि पहले का जो डॉक्यूमेंट्स था और सेकंड वाला डॉक्यूमेंट्स है, दोनों में जो ये ओवरलैप वाला साइज़ है ना, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको समझ जाएगा, ओके हम डेटा लॉस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, डेटा को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इसकी हम हर पेज बाय पेज चंकिंग करते जाते हैं। ओके, अब ये चंकिंग हमारी कहाँ पे जाएगी, अगले स्टेप पे, जो कि हमारे एम्बेडिंग वाला स्टेप है। अब एम्बेडिंग पे क्या होता है? एम्बेडिंग पे सिंपल टर्म्स में आपको बताऊँ ना, वैसे समझ लो कि ये हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स था, ठीक है?
हम सिंगल डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके आपको बताते हैं कि हमारा ये चंक वाला एक पार्ट है, छोटा-सा पार्ट है। अब ये चंक होके पार्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स की हम एम्बेडिंग बनाएँगे। एम्बेडिंग क्या होता है कि इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा ना, उस पूरे के पूरे हम टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? नंबर में। तो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम एम्बेडिंग बोलते हैं। अब ये नंबर एक स्पेशल टाइप का नंबर होता है। गॉट इट? वो ऐसे ऐसे होता है, स्पेशल टाइप का नंबर होता है। स्पेशल टाइप का नंबर मतलब कि जो यहाँ पे स्पेशल टाइप का नंबर होता है ना, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक? क्या बोलते हैं? वेक्टर। वो वेक्टर कुछ ऐसे बनता है, ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में यहाँ पे नंबर स्टोर हो जाते हैं, ऐसे करके। गॉट इट? यहाँ पे लेट्स से नंबर स्टोर है 0.3, 0.4, 0.2, यहाँ पे स्टोर होगा 0.7, 0.9, 0.01, ऐसा करके स्टोर होता चला जाता है यहाँ पे डेटा। इस पूरे के पूरे कलेक्शन को हम बोलते हैं वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है? सिंगल वेक्टर को। अब यहाँ पे ये सिंगल वेक्टर नहीं बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? वेक्टर का कलेक्शन बनता है। गॉट इट? तो ये हमारा दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे बन पाएगा, ठीक है? ये हमारा दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे बन पाएगा। फिर इसके बाद हमारा तीसरा वेक्टर फिर ऐसे ही करके इसकी सिमिलैरिटीज़ ऐसे करके हमारे कई सारे वेक्टर बनते चले जाते हैं नीचे करके। इन सारे के सारे वेक्टर के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? एम्बेडिंग बोलते हैं। अब हमारी सारी की सारी एम्बेडिंग इस फॉर्मेट में आ गई हैं। अब देखो ऐसा नहीं होता कि हमारे डाटा डायरेक्ट डेटा ऐसे ही स्टोर हो जाए, इसमें और सारी चीज़ें होती हैं स्टोर होने के टाइम पे। यहाँ पे स्टोर होने के टाइम पे हम आगे चलते हैं फिर पढ़ेंगे अपने वेक्टर स्टोर पे, कि वेक्टर डेटाबेस बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे पढ़ेंगे अपने वेक्टर स्टोर के बारे में कि वेक्टर स्टोर पे ऐसा क्या स्टोर होता है? तो वेक्टर स्टोर के अंदर हमारे वही वही क्या? वही जो हमारे पुराने वाले स्टेप पे हमारी एम्बेडिंग्स मिली थी ना, ये एम्बेडिंग। तो ये वाली एम्बेडिंग ही इसके अंदर जाके ऐसे स्टोर हो जाती हैं। ऐसे होती है ना एम्बेडिंग अपनी, ऐसे। यही जाके हमारे वेक्टर स्टोर के अंदर स्टोर होती हैं जाके। अब वेक्टर स्टोर हमारा होगा कैसा? वेक्टर स्टोर हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक? बड़ा-सा स्टोर ऐसे कुछ बना होगा। गॉट इट? हाँ भाई, ऐसे ही होता है। और इसी वेक्टर स्टोर के अंदर हमारे पास क्या होगा? बहुत सारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन। ये सारे के सारे वेक्टर हमारे इसमें ऐसे स्टोर होते जाते हैं, ऐसे करके इसके अंदर पूरे-पूरे, ठीक है? यहाँ पे ऐसे करके अंदर पूरे रखे होते हैं, ऐसे स्टोर होते हैं हर एक वेक्टर। वेक्टर मतलब कि हाँ, वही हमारी एम्बेडिंग जो हमारी एम्बेडिंग थी ना, वो हमारी एम्बेडिंग ऐसे करके इसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। अब इसके अंदर सिर्फ़ हमारी एम्बेडिंग ही नहीं स्टोर होती हैं, एम्बेडिंग के साथ में हमारा इसका छोटा-सा डेटा भी स्टोर होता है। उस डेटा को हम बोलते हैं मेटा डेटा, ठीक है? उसके साथ में हमारा मेटा डेटा स्टोर होता है। मेटा डेटा में अंदर क्या कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं। मेटा डेटा के अंदर स्टोर क्या होता है? हाँ, मेटा डेटा वही भाई जो डेटा के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन रखता है, कि जो हमारा यहाँ पे डेटा इंजेक्शन के टाइम पे जो हमारा डेटा रहा होगा ना, उस डेटा एग्ज़ैक्टली में था क्या? तो यहाँ पे स्टोर करता है, लेट्स से कि यहाँ पे स्टोर करता है पेज नंबर कितना रहा होगा, ठीक? पैराग्राफ क्या था? गॉट इट? यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा, डॉक्यूमेंट्स का टाइटल स्टोर करता है। और इसका साइज़ स्टोर करता है कि इस वाले चंक पे, इस वाले पेज पे, पेज नंबर पे, जैसे पेज नंबर 2 है, तो कितना साइज़ था इस पेज का। वो सारी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करता जाता है। गॉट इट? वेक्टर स्टोर के अंदर। तो हमारा सारा वेक्टर इसके अंदर स्टोर हो गया है। गॉट इट? हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगला हमारा आता है क्वेरी एम्बेडिंग, तो हम नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलेंगे कहाँ पे? क्वेरी वाले पे। अब क्वेरी पे क्या होगा? क्वेरी पे सिंपल से क्या होता है कि यूज़र ने कोई क्वेरी पूछी, है ना? क्वेरी। उस क्वेरी के क्या होंगे? हमारी एम्बेडिंग बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टली हमारा एलएलएम क्या होता है? मैंने बताया था ना कि एलएलएम को ना टेक्स्ट समझ नहीं आता है, वो नंबर समझता है, ठीक है? तो हमको अपनी क्वेरी को क्या करना पड़ेगा? नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर में मतलब कि एम्बेडिंग में, क्योंकि यहाँ पे एम्बेडिंग ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो एम्बेडिंग में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये सारी की सारी एम्बेडिंग हमारी कहाँ पे जाने वाली हैं? हमारी जाने वाली हैं किसके पास? आपको पता है ना? वेक्टर स्टोर के पास में। हाँ भाई, वेक्टर स्टोर के पास में जाएँगी। अब वेक्टर स्टोर के पास में क्यों जाएँगी? क्योंकि हमको अपनी क्वेरी के बिहाफ़ पे यहाँ पे रिस्पॉन्स लाना है। तो हमारी क्वेरी जाएगी कहाँ पे? इसके पास में जाएगी। कहाँ पे? वेक्टर स्टोर के पास में। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्वेरी एम्बेडिंग में क्या होता है? हमारी क्वेरी टेक्स्ट के फॉर्म में थी, टेक्स्ट के फॉर्म से हमारे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होके हमने उसको पुश कर दिया, किसके पास भेजा? अपने वेक्टर स्टोर के पास में भेज दिया है। ठीक है? चलो भाई, अब वेक्टर स्टोर के पास भेजने के बाद हमारा क्या होता है? देखो यहाँ पे अगर हम वेक्टर स्टोर की बात कर रहे हैं ना, ऊपर में जैसे वेक्टर स्टोर की बात कर रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइप के वेक्टर स्टोर होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है वेक्टर स्टोर के, जैसे कि पाइनकॉन हो गया। गॉट इट?
दूसरा हमारा हो गया क्रोमा डीबी हो गया, वेविएट हो गया। तो ये हमारे कुछ वेवियर या वेवियर कुछ नाम है। ये हमारे वेक्टर स्टोर के नाम हैं। ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर स्टोर होता है, डेटाबेस होता है। ये आपके एसक्यूएल डीबी, ठीक है, उनके जैसा नहीं होता, या नो एसक्यूएल डीबी उनके जैसा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, जिसपे नंबर ही सिर्फ स्टोर होते हैं। और यहाँ पे जो सर्चिंग होती है, उस सर्चिंग को हम क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी सर्चिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप पे चलेंगे, अगर सिमिलैरिटी सर्चिंग पे। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी सर्चिंग पे क्या होता है कि जो हमारी क्वेरी थी, इस क्वेरी की जो हमारी एम्बेडिंग बनी हुई थी ना, एम्बेडिंग, वो एम्बेडिंग कहाँ पे थी, हमारे वेक्टर स्टोर पे थी, राइट। तो इनके बीच में क्या होता है, हमारी क्वेरी पे, ठीक, और हमारे स्टोर डेटाबेस पे दोनों में ना कनेक्शंस फाइंड करे जाते हैं कि भाई कितना कितना डेटा हमारा सिमिलर मिल रहा है। गॉट इट। उस सिमिलर डेटा को हमारे यहाँ पे जो ये सिमिलरिटी सर्चिंग की प्रोसेसिंग होती है, ये मल्टीपल टाइप के टेक्निक्स होते हैं सिमिलरिटी सर्चिंग के। जैसे यहाँ पे मेरे को एक नाम बताओ, काफी फेमस है, कोसाइन सिमिलैरिटी। मोस्टली बहुत अच्छा रिजल्ट देती है कोसाइन सिमिलैरिटी। इसका काम क्या होता है कि ना यहाँ से ना, मतलब कि एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, वो इनमें से क्वेरी में से और वेक्टर के अंदर स्टोर डेटाबेस में से एक वेक्टर बनाता है कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक वेक्टर बन गया हमारी क्वेरी का, और ये वेक्टर बन गया हमारे स्टोर का। दोनों के बीच में ये क्या करता है, एंगल फाइंड करता है कि किसका वेक्टर कितना ज्यादा, कितने कम एंगल तक झुका हुआ है। अगर दोनों के एंगल जितने कम हो गए, जैसे यहाँ पे दो तीन वेक्टर और खींचे होते, एक यहाँ पे होता, एक यहाँ पे होता है ना, तो सिमिलैरिटी सर्चिंग करी उसने, एक सर्चिंग ये मिली, एक सर्चिंग ये मिली, एक सर्चिंग ये मिली, और ये हमारा मेन क्वेरी था। तो देखिएगा हमारे पास का सबसे कौन सा वेक्टर हमारा बन रहा है, ठीक है। जो हमारे पास का होगा उसको क्या करेगा, ये पिक कर लेता है यहाँ से। ओके, इसने पिक कर लिया और उनको यहाँ पे इंडेक्स करता जाता है वन बाय वन, कि सबसे पास में ये है तो इसको हम फर्स्ट इंडेक्स देंगे, सेकंड में ये है तो इसको हम सेकंड इंडेक्स देंगे, थर्ड में ये है तो इसको हम थर्ड इंडेक्स देंगे। और ये अपने डेवलपमेंट के टाइम पे हम बताते हैं कि हमारा ऐसे 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 हम इसको डेवलप करते जाते हैं। गॉट इट। फिर इन सारे के सारे टर्म्स को क्या करेगा, एक कलेक्शन बनाएगा ऐसे करके, एक दो तीन चार जितने हमारे सर्चिंग के आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं, सारे के सारे आ गए ना, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट। हाँ भाई, कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट हमारा कहाँ पे जाएगा, कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटेशन। यहाँ पे हमारा क्या गया, यहाँ पे हमारा सिमिलर सर्चिंग आ गई है। अब ये सिमिलर सर्चिंग के साथ में हम क्या ऐड करेंगे, अपना प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे। प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट हमारी एक इंस्ट्रक्शन होती है, जिस तरीके का हम रिजल्ट चाहते हैं। लेट्स से कि हम अपना ना पूरा डेटा को लेकर हम चैटबॉट बना रहे हैं रिलेटेड टू अ मेडिकल, किसी मेडिकल कंपनी के लिए अपना हम चैटबॉट बनाएंगे ना, तो इस पे हम प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई जो रिजल्ट तुम हमको दिखाने वाले हो, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही रिजल्ट दिखाना। उसके बाहर कोई क्वेश्चन पूछो तो मत बताना। और तुम्हारा नाम, जैसे इसका नाम हम रॉनी रख देते हैं, ठीक है, तुम्हारा नाम रॉनी रहेगा तो तुमको कोई नाम से पूछेगा तो तुम रॉनी नाम से बुलाओगे कि आई एम रॉनी एआई, ऐसे करके कुछ बताएगा नाम ये। तो ये सारे के सारे डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमिलरिटी सर्चिंग और प्रॉम्प्ट को हम कलेक्शन बनाएंगे पूरा, दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा। उस कॉन्टेक्स्ट को उठा के हम किसके पास भेज देंगे, अपने एलएलएम के पास, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो हम अभी एलएलएम के पास चलते हैं, अपने जनरेशन के पास, ये वाले पे। अब देखो एलएलएम जो हमारा होता है ना, उसके पास हमारी दो कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। क्या, एक तो इसके पास रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद से थोड़ी रीजनिंग लगा सकता है, और दूसरा ये कुछ ना कुछ जनरेट कर सकता है। बस दो ही चीजें होती हैं, याद रखना, सिर्फ ये रीजनिंग लगा सकता है और ये जनरेट कर सकता है। मतलब ऐसे समझ लो कि ये आदमी है, इसके पास दिमाग है और एक मुंह है तो बोलने के लिए, और पता है आंखें तो होंगी ही। तो इसके पास हाथ पैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये देख सकता है और प्रोसेसिंग करके बोल सकता है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, कॉन्टेक्स्ट को हमने किसके अंदर दिया, यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटेशन हुआ था, ठीक है, उसको अपने हमने दिया एलएलएम को। और एलएलएम ने क्या करा, उसका रिजल्ट जनरेट किया इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ से हमको रिस्पॉन्स मिल गया। तो ये पूरी की पूरी रैक की अपनी पाइपलाइन रही, किस तरीके से इसके अंदर काम होता है, ठीक है। अब जो हमारी रैक की पाइपलाइन थी उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। रैक तो हमने देख लिया कितने पाइपलाइन के अंदर क्या क्या होता है, बट इसको बनाने के लिए क्या अब एक ही वे है क्या हमारा, तो नहीं भाई, इसके अंदर हमारे कई सारे वे हैं जिससे हम बना सकते हैं। एक तो नेओ रैग, मतलब कि बिल्कुल ही सिंपल सा, बहुत ही नेटिव रैग जो बनता है, जो हमने आपको सिंपल सा पूरा ऊपर फ्लो समझाया, उस तरीके के जो हमारे चैटबॉट बनते हैं ना, या हमारे जो एप्लीकेशंस बनते हैं, उनको हम बोलते हैं नेओ, और नेओ रैग बोलते हैं, ठीक है। अगर हम अपने एडवांस रैग की बात करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे एडवांस रैंक में रैग में होता है कुछ अलग सी चीजें, ठीक है।
हमने जो क्वेश्चन पूछा उस पे वो करेगा री-रैंकिंग करता है। हाँ, री-रैंकिंग मतलब कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसने एक बार तो इंडेक्सिंग करी ही हुई है, उसके बाद वो फिर से चेक करता है कि क्या हमने जो रिस्पॉन्स निकाले हैं सही हैं, ठीक है? फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे वो मेटा डेटा की फ़िल्टरिंग करता है कि हमारा जो मेटा डेटा है उसको समझ के फिर से हमको रिस्पॉन्स देना। फिर जो हमने क्वेरी लिख रखी होती है ना समझाने के लिए अपने उसको, जैसे कि हमने सिंपल से इससे पूछा कि हू आर यू? तो ये हमने इससे क्वेश्चन पूछा है, राइट? अब एडवांस रैंक में क्या होता है ना कि वो इस क्वेश्चन को क्या करता है, खुद से ना रीराइटिंग करता है इस क्वेश्चन की, कि हू आर यू का मतलब क्या होगा, आप कौन हो? तो वो समझेगा कि आप ना एआई के बारे में पूछ रहे हो कि आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, लेट्स से अपने बारे में पूछ रहे हो ना, तो वो समझेगा कि आप किसके बारे में पूछ रहे हो। कि मेरे बारे में पूछ रहे हो तो रॉनी बता देगा कि मेरा नाम रॉनी है। अगर पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो ये बताएगा कि मेरा नाम विवेक है। गॉट इट? फिर हमारा आता है कि ना एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई पे क्या होता है कि ना ये काम करता है एजेंट बेस पे, कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो अंडरस्टैंड करता है अपनी रीजनिंग कैपेबिलिटी लगा के कि ये क्वेश्चन हमको वेब सर्च करना चाहिए, कि हमको डीबी सर्चिंग करनी चाहिए, कि हमको एपीआई कॉलिंग करनी चाहिए, मतलब ये डिसाइड करता है। फिर वहाँ पे जाके तब ये प्रोसेसिंग करता है। तो ये टाइप्स ऑफ रैग होते हैं, डिफरेंट टाइप के। फिर हमारे रैग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि डेंस रिट्रीवल, स्पार्स रिट्रीवल, हाइब्रिड सर्चिंग, री-रैंकिंग, कॉन्टेक्स्ट विंडो और ये हमारा हेलुसिनेशन रिडक्शन। वन बाय वन करके सबके बारे में देखते हैं कि क्या-क्या होते हैं। अब देखो डेंस सर्चिंग में क्या होता है? डेंस सर्चिंग में सिंपल सा वो सिमिलैरिटी सर्चिंग करता है, ठीक है? सिमिलैरिटी सर्चिंग करता है और सिमिलैरिटी सर्चिंग के बेस पे हमको क्या करता है, रिजल्ट देता है। सिमिलैरिटी सर्चिंग मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं कार से रिलेटेड किसी चीज़ की, तो वो कार को क्या कंसीडर करेगा कि ये कार जो हमारी ये एक व्हीकल है, ये हमारा कोई ना कोई व्हीकल ही तो है, ठीक? तो उसको व्हीकल की कैटेगरी पे ही फाइंड करके हमको रिस्पॉन्स देगा सिमिलैरिटी सर्चिंग करके। गॉट इट? तो ये हमारा होता है डेंस वेक्टर, मतलब कि किसी चीज़ का क्लोज़नेस फाइंड करता है, कि कौन सी चीज़ किससे कितनी क्लोज़ है। उस क्लोज़नेस को फाइंड करने के लिए वो सिमिलैरिटी सर्चिंग यूज़ करता है। अगर हम बात करते हैं स्पार्स रिट्रीवल की, स्पार्स रिट्रीवल क्या होता है? तो ये टाइप्स ऑफ रिट्रीवल है। रिट्रीवल मतलब कि जो डेटा हमारा स्टोर होता है ना वेक्टर स्टोर के अंदर, और उस डेटा को किस तरीके से बाहर निकाला जाता है, उन बाहर निकालने की सारी टेक्निक्स हैं। और हाँ, क्योंकि जितना हम एक्यूरेट डेटा बाहर निकाल पाएँगे, उतना एक्यूरेट डेटा हम एलएलएम को दे पाएँगे और उतना एक्यूरेसी के साथ में वो हमको रिस्पॉन्स दे पाएगा। तो हमारा आता है फिर अगला स्पार्स रिट्रीवल। तो देखो स्पार्स रिट्रीवल पे क्या होता है कि ये ना ट्रेडिशनल एक वे यूज़ करता है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वे। वो क्या करता है? वो कीवर्ड सर्चिंग करता है, कीवर्ड सर्चिंग करता है। वहाँ पे कुछ टेक्निक जैसे टीएफ, आईडीएफ इस टाइप की टेक्निक यूज़ करता है। अब इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? लेट्स से कि आप ना कोई अ, ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, जहाँ पे ना मेडिकल का है, लेट्स से मान के चलते हैं ये मेडिकल का है और यहाँ पे मेडिकल का कोई फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर यूज़र की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। जैसे कि यूज़र का नेम, यूज़र का एड्रेस, यूज़र का फ़ोन नंबर, ठीक? अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे निकाल पाएँगे? तो विद द हेल्प ऑफ स्पार्स रिट्रीवल हम उसके नेम को, एड्रेस को और मोबाइल नंबर को प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट वे में निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स, टीएफ, आईडीएफ और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं यहाँ पे। एक टेक्निक है उसका आप बोलते हैं BM25, उसको भी यूज़ करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड सर्चिंग। देखो हाइब्रिड सर्चिंग इज़ नथिंग बट वो इन दोनों का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन? हमारे डेंस वेक्टर का और हमारे स्पार्स वेक्टर का, ठीक है? इन दोनों का कलेक्शन ही हमारा हाइब्रिड सर्चिंग पे आता है। तो तुम समझ सकते हो कि जिसमें हमारी सिमिलैरिटी सर्चिंग भी होगी और हमारा ट्रेडिशनल वे का कीवर्ड सर्चिंग भी होगी, ठीक है? वहाँ पे दोनों को हम यूज़ करके कितना अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो वो हमारा आता है हाइब्रिड सर्चिंग के अंदर, ओके। फिर हमारा आता है अगला री-रैंकिंग। तो री-रैंकिंग पे क्या होता है कि जब हमारा ये रिट्रीवल निकल के आ जाता है ना, तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं, उनकी हेल्प से ना उसको हम री-रैंक करते हैं, कि किसको हम कितनी रैंक देंगे। जैसे कि यहाँ पे कोहेयर बीजीई उसकी हेल्प से हम यहाँ पे री-रैंकिंग का काम करते हैं। तो ये टेक्निक है एक चीज़ को हम री-रैंक कराना, कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है ना, उस रिज़ल्ट को फिर से री-रैंक करा के हमको रिज़ल्ट पाना। अगला आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट विंडो। व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट विंडो? इसको मैं रीरेज़ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ ना। देखो कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब क्या होता है कि जब हमारा रिजल्ट निकल के आता होता है, ठीक है? जैसे कि हमारा एलएलएम है ना, उसको हम कुछ चीज़ फ़ीड करेंगे तो हमको कुछ आउटपुट देगा, राइट? तो इसकी एक ना कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिट होती है। लिमिट मतलब कि एक बार में कितना डेटा ले सकते हैं। अब जैसे आप इंसान हो, राइट?
तो आपकी भी खाना खाने की एक लिमिट है। ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में आप भरपेट खूब सारा खाना खा जाओगे। 100 किलो खाना तो आप खा नहीं सकते हो ना, राइट? आपका डेली का डोज है कि 2 केजी 3 केजी ही खाना खा सकते हो। वैसे ही करके एलएलएम की भी लिमिट है कि एक बार में ना ये कुछ अमाउंट ऑफ डेटा फीड करता है खुद के अंदर, ठीक है? दैट इज नोन एज अ टोकन लिमिट। तो जब भी हमारा एलएलएम होता है ना, हर एक उसकी टोकन की लिमिट होती है। उस टोकन की लिमिट को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो, कि हमारी टोकन जो है कॉन्टेक्स्ट एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज कितना है, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट विंडो की साइज का मतलब ये होता है कि हमारी कॉन्टेक्स्ट जो विंडो बनी हुई है ना, उसमें एक बार में हम कितना डेटा फीड कर सकते हैं, राइट? अब अगर हम जीपीटी के पुराने मॉडल की बात करें, दैट वाज आई थिंक जीपीटी 2 या जीपीटी 1, उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज बहुत कम था, जैसे कि 4096, सिर्फ इतने टोकन एक बार में वो फीड करा पाता था। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर हमको कम से कम कॉन्टेक्स्ट विंडो पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बेटर चंकिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम अच्छे से उसको चंक करके स्टोर करेंगे तो अच्छे से हमको रिजल्ट आ पाएगा। बेटर हमारा यहाँ पे रिट्रीवल हो रहा होगा, अगर हम रिट्रीव अच्छे से कर पा रहे होंगे डेटा को, तो यहाँ हमारे पे अच्छे से उसको हम क्या कर पा रहे होंगे, यहाँ पे टोकन कम टोकन में भी हम अच्छा रिजल्ट पा रहे होंगे। तो बेटर रिट्रीवल अगर हमारे पास अच्छा होगा तो हमारा काम हो जाएगा, या बेटर चंकिंग साइज है तो हमारा अच्छा काम हो पाएगा। अगले नंबर पे आता है हेलुसिनेशन, जो कि सबसे घटिया है। हेलुसिनेशन मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो एलएलएम कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन मतलब कि उसको लगता है कि तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना उसको पता ही है, ठीक है? आपने यहाँ पे कोई क्वेरी पूछी है तो इसको पता हो चाहे ना हो, ये इसको लगता है कि मुझे सब पता है, गॉट इट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करने लगता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को भी हम रैग से खत्म करते थे, क्योंकि रैग में हम क्या करते हैं कि हमने इससे कुछ क्वेश्चन पूछा ना, तो गेसिंग नहीं करता डायरेक्टली, ठीक है? अगर उसको रिस्पॉन्स पता है तो ठीक है, नहीं तो हम रैग की पाइपलाइन पे लास्ट में एक ऑप्शन देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एक हमको, अगर इसको हम कुछ भी फीड करते हैं ना और उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उससे हम एक सेफ आंसर जनरेट करवा लेते हैं। कुछ भी बोल, उससे आप जो इंस्ट्रक्शन में दे दोगे तो वही बता देगा, जैसे कि यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड दे दोगे तो वो वही रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक, अब यहाँ पे यूज़र को समझ में आ रहा है कि डेटा उसको नहीं मिला है। बट अगर हम रैग ना यूज़ करते तो ये क्या होता है, हैलुसिनेट हो जाता। मतलब कि फिर वो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स देता ही देता। अपने आप को लगता है कि बड़ा स्मार्ट है, ना है नहीं, बस उसको लगता है कि है लेकिन है नहीं, ठीक है? ठीक, सो अगर हम इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अगर हम रैग रैग के टेक के डेवलपमेंट की बात करेंगे, कि हमने यार इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ ली, बट इसको हम बनाएँगे कैसे? तो बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन सारी चीज़ों पे हमारे पास क्या चाहिए, हमको एक एलएलएम चाहिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में हमारे पास कुछ प्रोवाइडर हैं, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी के अंदर कुछ मॉडल हैं, जीपीटी मॉडल उनको बोलते हैं, जीपीटी 3.5। अभी तो जीपीटी के बहुत सारे मॉडल हैं ना, जीपीटी 4 ओ हो गया, 5 हो गया, 5.1 हो गया, 5.0 हो गया, इतने सारे जीपीटी के मॉडल हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास अगला प्रोवाइडर है जेमिनाई, है ना? जेमिनाई के कितने सारे मॉडल हैं, जैसे कि जेमिनाई का हमारा कौन कौन सा है, जेमिनाई का 2.0 है, 2.0 फ्लैश, 2.5 फ्लैश है, 2.5 प्रो है, राइट? जेमिनाई 3.0 शायद है उसका भी नाम यहाँ पे। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्लॉड, क्लॉड के भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इसका नाम है ऑपस है, और माइथॉस है, ये भी आ रहे हैं बट मेरे को इसके नाम ज़्यादा याद नहीं है यार, ठीक है? ग्रॉक के भी अपने हैं, तो उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सेम है, हमको दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्या, एम्बेडिंग की। एम्बेडिंग के भी कुछ मॉडल्स होते हैं, ठीक है? अब देखो, हम एम्बेडिंग बनाएँगे तो अपने आप से नहीं बन जाएगा ना, एम्बेडिंग बनाने के मॉडल होते हैं, तो उसको हम एम्बेडिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि ये हमारे एलएलएम मॉडल होते हैं ना, वैसे हमारे एम्बेडिंग मॉडल होते हैं। एम्बेडिंग मॉडल भी ऐसे ही होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें अडा 002 की बात करें, जहाँ पे अगर हम बात करें जेमिनी के अंदर लार्ज वाला मॉडल है, ठीक है? एक है एक जीपीटी स्मॉल है, गॉट इट। यहाँ पे फिर हमको एक वेक्टर स्टोर की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर डेटाबेस। तो वेक्टर डेटाबेस में बहुत टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, आप ना एक बार सर्च करो गूगल में तो मिल ही जाएगा, बट मेरे को कुछ नाम याद है, जैसे कि क्रोमा डीबी हमारा हो गया, क्रोमा डीबी के साथ साथ हमारे पास हो गया पाइन कौन हो गया, राइट? पाइथन के साथ में हमारा वेविएट हो गया, इतने टाइप के डेटाबेस हैं। फिर हमको एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे बना सकते हैं। रिट्रीवल के लिए हमको रिट्रीवल चाहिए होगा, री रैंकर चाहिए होगा, ऑब्जर्वेबिलिटी चाहिए होगा, और यहाँ पे हमको सर्विंग चाहिए होगा। ये जितने भी मैं गोला कर रहा हूँ ना, इनकी उतनी ज़रूरत नहीं है, इनके बिना भी आप काम कर सकते हो। बट इनकी ज़रूरत के बिना आप ना एक बेसिक सा भी नहीं बना सकते हो, गॉट इट? तो ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको हमको चाहिए ही चाहिए होगा अपने हमारे
रैग के बेसिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। गॉट इट? देखो यार, जब आप रैग का प्रोजेक्ट बना रहे होगे ना, कितना भी आप कोई भी एआई बनाओगे ना, आप उसको इवैल्यूएट ज़रूर करोगे। अगर आप उसको इवैल्यूएट ही नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है, कितना सही काम कर रहा है ना? तो उसको इवैल्यूएट करोगे। तो वैसे ही हमने रैग का जो प्रोजेक्ट बनाया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको भी आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, राइट? और उसको इवैल्यूएट करने के हमारे कुछ मैट्रिसेस हैं। उन मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो उस मैट्रिसेस में हमारे पास है एक रिकॉल है, प्रिसीजन है, इसके बाद है एमआरआर है, एक होता है हिट रेट होता है। ये सारे टेक्निक्स यहाँ पे यूज होते हैं। वन बाय वन करके देखते हैं रिकॉल क्या होता है। रिकॉल मतलब कि जितने भी हमारे रिलेवेंट चंक होंगे ना, रिलेवेंट चंक उनको कितने रिलेवेंट चंक हमारे फाउंड हुए हैं, उनको हम रिकॉल की हेल्प से ढूंढते हैं। जब भी हमको रिकॉल फाइंड करना होगा, तो हम ढूंढते हैं कितने रिलेवेंट चंक हम फाउंड कर पाए, ढूंढ पाए। तो रिलेवेंट चंक की बात करेंगे, ठीक है? चंक जब फाइंड कर रहे होते हैं, तो रिलेवेंट चंक में हम रिकॉल और यहाँ पर रिट्रीवल चंक आता है ना, रिट्रीवल चंक कितने फाउंड हुए हैं, इसको ऐसे कर लो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोलते हैं। प्रिसीजन में रिट्रीवल का डेटा डेटा देखते हैं, रिकॉल में रिलेवेंट डेटा देखते हैं। गॉट इट? फिर अगर हम एमआरआर की बात करेंगे, तो ये ना रैंकिंग की क्वालिटी देखते हैं कि आपने जो रैंकिंग कर रखी है ना, री रैंकिंग, हाँ ऊपर वाली रैंकिंग, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है? क्या री रैंकिंग सही तरीके से हो पाई है कि नहीं हो पाई है? फिर जो हिट रेट होता है ना, हिट रेट क्या करता है कि ना, जो हम यहाँ पे डेटा स्टोर करके ला चुके हैं ना वापस से प्रिसीजन के बाद में, वो कितने रिट्रीव हुए हैं, जो सही रिट्रीव हुए हैं कि भी नहीं हुए हैं। जैसे हमने रिट्रीवल का काम किया, पर क्या पता पड़े सारी चीजें रिट्रीव होकर सही आई हैं कि नहीं आई हैं, तो उसको हम हिट रेट बोलते हैं, हिट रेट। इससे चेक करते हैं कि जो हमारा रिट्रीव डेटा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सही आया है कि नहीं आया प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे अगर हम ब्रेक की पॉपुलर देखें ना, कितने फ्रेमवर्क है जिनकी हेल्प से इसको हम बना सकते हैं। तो हमारे नंबर पे पहले आता है एक लैंग चैन, है ना? लैंग चैन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अपने रैक के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है लामा इंडेक्स नाम है उसका, उसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। लामा इंडेक्स नाम है, उसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा एक है स्टैक, उसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनकी हेल्प से हम इसको बना सकते हैं, अपने पूरे के पूरे रैक के प्रोजेक्ट को, राइट? तो एट द एंड आप समझ गए कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। आपको सिर्फ रैक में इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और आपका रैक मास्टर हो गया। गॉट इट? एम्बेडिंग पढ़नी है आपको, तो मैंने आपको एम्बेडिंग पढ़ाई, मैंने आपको वेक्टर स्टोर के बारे में बताया क्या होता है, चंकिंग मैंने बताई, रिट्रीवल के बारे में मैंने बताया किस तरीके से काम करता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने बताया आपको क्या होता है। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सिंपल सा कुछ नहीं है, इंस्ट्रक्शन देने का वे है। सबसे उसमें पॉपुलर हैं आप ना, कई टाइप की प्रॉम्प्ट टेक्निक होती हैं, जैसे कि एक होती है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है? जीरो शॉट नाम है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग है, ठीक है? फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग है, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग है, चेन ऑफ थॉट, इस टाइप की प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स हैं। वन शॉट में मतलब कि हम एक कोई भी एग्जांपल नहीं देंगे, सीधे इंस्ट्रक्शन दे देंगे। वन शॉट में एक एग्जांपल देंगे तो हम इंस्ट्रक्शन देंगे। फ्यू शॉट में कुछ एग्जांपल देंगे, जैसे कि हमको कुछ ना ऐड कराना है ना, कुछ कैलकुलेशन करानी है, तो उसको पहले कैलकुलेशन के 2 एग्ज़ाम्पल दे देंगे कि देखो भाई, 2 + 3 = 5 होता है, 6 + 8 बराबर कुछ होता है, कितना होता है? 14 होता है, ठीक है? तो आप बताओ मेरे को 2 + 81 बराबर कितना होगा? तो 2 + 81 83 होगा। ये हमको कौन बताएगा? ये हमको बताएगा, ठीक है? अपने आप से समझ के। चेन ऑफ थॉट में जब हमको कोई प्रोसेसिंग का काम कराना होता है, काफ़ी सोच समझ के रीजनिंग वाला काम, तो वहाँ पे हम चेन ऑफ थॉट यूज़ करते हैं। हाइब्रिड सर्च मैंने आपको बताई क्या होता है, री-रैंकिंग मैंने आपको बताई। लैंग चेन और लैंग लामा इंडेक्स, ये होते हैं हमारे फ्रेमवर्क जिनकी हेल्प से हम इसको बना सकते हैं अपने रैक के प्रोजेक्ट को। आई सजेस्ट कि आप ना इसके साथ में जाओ, लैंग चेन के साथ में। काफ़ी अच्छी कम्युनिटी बन गई है, अच्छी, काफ़ी अच्छा इसका सपोर्ट है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एजेंट बेस्ड भी आ गई हैं, जिससे कि आप अपना एजेंटिक सिस्टम पूरा बना सकते हो। अब इस वाले सेशन पे मैंने एजेंटिक को नहीं सर्च किया क्योंकि वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ज़्यादा एडवांस है। इवैल्यूएशन की पाइपलाइन के बारे में मैंने बात करी, किस तरीके की टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। गॉट इट? तो यहाँ पे आपके पास कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनको यूज़ करके आप बना सकते हो। जैसे कि अगर हम बिगिनर की बात करें, तो आप कोई पीडीएफ बेस्ड चैटबॉट बना सकते हो। जैसे कि अपना रिज्यूम देके आप रिज्यूम बेस्ड समराइज़र बना सकते हो, राइट? इंटरमीडिएट वाले टाइप की बात करें तो वेबसाइट का नॉलेज असिस्टेंट बना सकते हो कि कोई वेबसाइट है उसका डेटा लेकर उसको असिस्ट करने के बारे में बताए कि कौन से बटन पे क्लिक करके कहाँ पे क्या आएगा, उस तरीके का बना सकते हो। कि किसी को लॉगिन करना नहीं आता है, किसी को रिक्वेस्ट रेज़ करनी नहीं आती है, वो आप बना सकते हो। फिर एडवांस में हमारे मल्टी एजेंट एंटरप्राइजेस रैग आएँगे, कि ये ना रैग क्या करेंगे, मल्टीपल टूल से कनेक्ट होके बात करेंगे। लेट्स से हम किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो उसकी टिकट रेज़ करना, ये काम खुद से ही कर देगा। डीबी क्वेरी करना, वो काम खुद से ही कर देगा, उसको एडवांस रैग बोलते हैं। फिर मल्टीपल एक्सपर्ट में हम मल्टी मॉडल चैट सिस्टम बना सकते हैं।
कि हमारा एक मॉडल रहेगा, वो हमारा जनरेट करने का काम करेगा, एक मॉडल टूल से कनेक्ट करने का काम करेगा, एक मॉडल होगा हमारे दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होके बात करेगा। उस टाइप के सिस्टम हम इसके हेल्प से बना सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हमने पूरा ओवरऑल समझा कि हमारा रैग क्या होता है। गॉट इट? हमने क्या सोचा कि कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस करा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े। पहले तो रैग ही क्यों चाहिए होगा हमको, राइट? ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम थी जो हमारी प्रॉब्लम को हमने समझा कि प्रॉब्लम क्या थी हमारी। सॉल्यूशन के बारे में हमने बात करी, इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करी, पाइपलाइन के बारे में बात करी, है ना? फिर इसके बाद हमने डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट टूल की बात करी, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में बात करी और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी। तो यार इस वीडियो में इतना ही था आपको बताने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इन डिटेल हैं जो एक सारी सिंगल वीडियो पे शूट नहीं हो सकती हैं। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। तो यार इस सेशन पे ना इस वाली वीडियो पे मेरे को इतना ही बताना था रैग किस तरीके से काम करता है। अब एक वीडियो में इतना सारा कवर करना इस इन शॉर्ट ही पॉसिबल था। तो इस वीडियो में इतना ही था और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।